ओके बच्चे देखो, तो हम इसको सबसे पहले सिद्ध करते हैं। सिद्ध करो कि √3, हमने यहाँ पे √3 ले लिया। सबसे पहले हम करते हैं √2 को। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा ये आपको अच्छे समझ में आने वाला है। चलो, तो हमें करना है सर कि √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको एक कहानी बताई थी, है ना, आपके पड़ोसी वाले अंकल की, है ना। हर किसी की, देखो बच्चे, हर किसी की लाइफ में एक ऐसे पड़ोसी के अंकल होते हैं ना, जो जिनकी जो फिगर है ना आपके लिए, आपके मम्मी पापा से ज्यादा होती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखो बात समझो। तो सर हमने कहा कि ठीक है, अब वो अब इस √2 को हम उस कहानी से रिलेट करें। देखो, तो सबसे पहले हम क्या मान लीजिए, कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसको हमें प्रूव करना है। तो आप क्या मान लो, देखो मान लो, है ना, कि माना हमारी जो √2 है, √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे आपके जो अंकल थे आपके पड़ोसी वाले, उन्होंने आपको क्या माना था, उन्होंने आपको एक बढ़िया सा नहीं, बढ़िया नहीं, एक लुच्चा लफंगा मान लिया था कि आपका लड़का तो बहुत ज्यादा घूमता है। तो हम भी ऐसे ही मान ले रहे हैं भाई, मान लिया कि हमारा जो √2 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है ना, जिस तरीके से आपने आपके अंकल ने आपको बताया था। ठीक है ना, तो भाई कुछ आपकी प्रॉपर्टी देख करके बताई होगी। तो अब उसी तरीके से अगर ये परिमेय संख्या है, तो भाई तो परिमेय संख्या की भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या पता चला, अगर परिमेय संख्या, बात समझना, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं क्या कि √2 बराबर P/Q। बोलो, इतना कर सकते हैं क्या, √2 बराबर P/Q। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब जहां जहां हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जहां हमारा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, आप ये बताओगे। अच्छा, फिर आप ये भी बताओगे कि P और Q क्या है, याद रखना, P और Q क्या है, आप ये भी बताओगे। और P तथा Q, P तथा Q क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है। मान लिया आपने कि हमारी √2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा जो Q होगा वो Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और P तथा Q हमारी सह अभाज्य संख्या है। अब इन सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, अर्थात ये बता दो आप, है ना, बताना नहीं, आपको इसको अपने मन में रखना है। अर्थात यहाँ पे हम एक बार लिख दे रहे हैं, अर्थात P तथा Q का केवल और केवल, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अरे बात सुनिए, अगर आपने P और Q को सहअभाज्य माना है, मतलब आपके अंकल ने क्या माना है आपको, कि आप बहुत ज्यादा घूमते हो, आप बहुत ज्यादा लुच्चे हो, लफंगे हो, इधर उधर की बातें करते हो, है ना, तो क्या, तो क्यों माना, है ना। तो सिमिलरली हमने ये माना कि भाई अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका केवल जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में P/Q, अब P और Q को क्या मान रहे हो कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी देखना, अभी यही वाली चीज, अभी पोजीशन अभी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। ये वाली जो पोजीशन है, उभयनिष्ठ वाला जो गुणनखंड है ना, अभी कह रहा ना कि केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब ये देखना, अभी यही चेंज होगी। अच्छा सर, अब अगर ऐसा है तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से, है ना। तो हमने कहा सर मेरे पास √2 बराबर P/Q है, तो हमें इस √2 से हमें रूट को हटाना है ना। हमें ये जो करनी है, इस करनी को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक बार एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, है ना। दूसरे क्वेश्चन में आप खुद से कर लोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो भाई। तो दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो, तो ये मिल जाएगा अंडर रूट 2 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, इज इक्वल टू P²/Q², ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस Q² को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2Q² इज इक्वल टू P², ये हो जाएगा। ये मान लो कि आपका जो समीकरण है वो आपका समीकरण नंबर बन गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अगर आप Q² को आप अगर यहीं छोड़ दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P²/2, या अब देखो इसका मतलब क्या है, बात समझना है यहाँ से। इसका मतलब है कि P² को
दो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यही तो मतलब है। पी स्क्वायर को जो दो है वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बात समझो, आपने कहा कि चूंकि दो जो है ना, दो जो है, दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो अपने से हम कुछ नहीं, खुद से कुछ नहीं बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो चीजें आई बस उसी को लिख रहे हैं, बस ये बात थोड़ी सी आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी, है ना। दो जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब तब अभी आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि अगर कोई संख्या जो है मतलब किसी संख्या का, अगर कोई संख्या किसी वर्ग को अगर विभाजित करता है ना, तो अगर उसका वर्ग हटा दे तो भी क्या करेगा, वो उसको विभाजित करेगा। तो अगर दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तब प्रमेय से, आपने एक प्रमेय पढ़ा था इसके पहले, तब प्रमेय से जो दो है वो क्या करेगा, दो पी को भी पी जो टू है, मतलब जो दो है, पी को भी विभाजित करेगा। इतनी बात आ रही समझ में, इतनी बात आ रही समझ में कि अगर दो जो है, अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ से देख लो, है ना। पी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, बटे में है, तो मतलब क्या है, विभाजित कर रहा है, दो विभाजित करता है। तब प्रमेय से, आपने जो प्रमेय पढ़ा था, तब प्रमेय से क्या होगा कि दो जो होगा वो पी को भी विभाजित करेगा। अच्छा, तो अगर पी को विभाजित कर रहा है, अगर पी को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब है कि अतः पी का एक गुणनखंड दो है। आगे बात समझ में। मैंने कहा सर मेरे पास 6 है ना, और 6 जो है आप 3 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 6 के 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो इसका मतलब 6 का एक गुणनखंड क्या हुआ, 3 हुआ, है ना। आप कहते हो ना इस तरीके से, है ना। तो सिमिलरली हमने क्या दिया कि भाई पी का जो है एक गुणनखंड है, और पी का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया, इतनी बात समझ में आ रही है ना। कमेंट करके बताओ सर आप इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलो, आपने कहा सर इतनी बातें हो गई, हमने ये दिखा दिया कि हमारा जो पी है, पी का एक गुणनखंड 2 है। अब आप मेरी बात समझो, आपने पी का एक गुणनखंड 2 दिखा दिया, अब आप क्या मान लो, माना। अब यहाँ से एक बार फिर से मानना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो सर ये थोड़ी सी प्रूविंग करने वाली चीजें हैं, तो इसमें कुछ बातें तो हमें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी ना, है ना। माना, कुछ नहीं करना है, जो भी आपने पी को एक बार दिखाया ना, तो मान लो कि पी बराबर कुछ भी मान लो आपने 2k मान लिया, पी बराबर 2k, पी बराबर आपने क्या मान लिया, 2k मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो अगर p बराबर 2k है, ठीक है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे आप बता दो, k मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, बुक वाले कुछ भी मानते हैं, है ना, आप भी कुछ मान लो। जहाँ पे बस ये बता देना है कि जहाँ k हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। k हमारा क्या है, एक पूर्णांक, k एक पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ये जो p की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, है ना। तो इक्वेशन समीकरण 1 से रख दिया जाए सर, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आपने रख दिया तो क्या हो गया सर, यहाँ से आपने रख दिया, तो अब अपनी कॉपी में देखो, देख लो यहाँ से। ओके, आपने कहा सर 2q² इज इक्वल टू p की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 2k, और यहाँ पे देखो p का क्या स्क्वायर है, तो आप भी क्या करोगे, 2k का स्क्वायर करोगे। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो सर, अब आपने स्क्वायर खोला, 2q² इज इक्वल टू 4k², और ये 2 से ये एक बार 4 क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचेगा, q² इज इक्वल टू 2k², या आपने कह दिया कि k² इज इक्वल टू q² अपॉन 2। अब बात समझो, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने अभी यहाँ पर लाया था ना, अभी आपने लाया था p² अपॉन 2, अब आपने क्या ला दिया, वो आपने ला दिया q² अपॉन 2। बस आपको ये दोनों चीजें लानी होंगी, हर एक क्वेश्चन में यही आपको दोनों चीजें लानी होंगी, ठीक है ना। चलो, तो आप इसका मतलब क्या है कि सेम वही चीज, इसका मतलब है, चूंकि इसका मतलब क्या आप बताओगे कि q² को, है ना, क्या बताओगे, लिख लो अपनी कॉपी में, q² को 2 जो है 2 विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। q² को जो 2 है वो क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तब प्रमेय से, आपने प्रमेय पढ़ा था, ठीक है, तब प्रमेय से जो 2 होगा वो q को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, विभाजित करेगा।
तो विभाजित करेगा। इसका मतलब है कि अतः जो Q का अगर विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q का एक गुणनखंड 2 है। क्या हो गया? Q का एक गुणनखंड 2 हो गया। अब यहाँ से बात समझना, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो। कर लिया यहाँ से, ठीक है। P इज इक्वल टू 2Q से 2K से ये सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ओके सर, ओके मिटाते नहीं, यहाँ से एक बात समझना। अब आपने देखो क्या कहा था, देखो आपने कहा था कि सर मेरा जो P है और जो Q है वो हमारी एक सहअभाज्य संख्या है। याद आ रहा है? अब अपनी कॉपी में देखो, आपने कहा था ना, मैंने जहाँ पे उसको बॉक्स में किया था कि आपने कहा था कि सर मेरा जो P है और जो Q है वो एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब कि केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन आपने कहा चूंकि P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, चूंकि P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको क्या मिला? देखो Q का भी 2 मिला और P का भी क्या मिला था? अभी आपकी इसके पहले आपने अपनी कॉपी में देखो 2 मिला था ना, P का एक गुणनखंड 2 है। तो P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन आपने क्या माना था? आपने कहा था कि नहीं सर, इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिस तरीके से है ना, मतलब बात आ गई समझ में। आपने कहा कि सर इसका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने ये ला दिया कि नहीं, P का भी एक गुणनखंड है 2 और Q का भी एक गुणनखंड है 2, और यानी कि ये जो 2 है वो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों का, इसका मतलब आपने जो माना था कि P और Q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि P और Q हमारी सहअभाज्य संख्या होंगी, तो आपने जो माना था वो आपका मानना क्या हो गया? गलत हो गया ना। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे? परंतु, ठीक है ना, परंतु अब देखो हम क्या लिख दें कि परंतु हमारा तथ्य, ठीक है, ऐसे समझ लो, हमारा जो तथ्य था, हमने तथ्य माना था ना, क्या तथ्य माना था? परंतु हमारा जो तथ्य है, ठीक है, हमारे ऐसे क्या इसको लिख ले, परंतु ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। परंतु यह हमारे तथ्य को, तथ्य मतलब हमने जो माना था स्टार्टिंग में, है ना, यह हमारे तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि आपने माना था कि हमारी ये तो सहअभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं भी, हमें इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, है ना। तो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि हमने जो कल्पना करी थी, हमने जो मान लिया था कि हमारा जो √2 जो एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। जिस तरीके से आपके पड़ोसी वाले अंकल ने आपके बारे में कल्पना कर लिया था। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो उत्पन्न करता है, अतः हम क्या कह देंगे कि हमारी कल्पना, ये थोड़ा सा समझने के लिए है ना, अतः हमारी कल्पना जो है, हमारी जो कल्पना है, हमारी वो वाली कल्पना नहीं, ठीक है, वो इमेजिनेशन वाली कल्पना, ठीक है, हमारी जो कल्पना है, कल्पना त्रुटिपूर्ण है। कैसी है? त्रुटिपूर्ण है। हमारी जो कल्पना है वो कैसी है? त्रुटिपूर्ण है। अतः, ठीक है, अतः √2, तो अब अगर त्रुटिपूर्ण है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः √2 हमारा क्या हो गया? हमने जो माना था वो गलत हो गया। परिमेय संख्या हमने माना था तो हमने तो कल्पना ही गलत कर ली। तो जब कल्पना ही गलत हो गई तो कल्पना का उल्टा, है ना, कल्पना का उल्टा क्या लिख दे भाई? तो अतः हमारा जो √2 होगा वो क्या हो जाएगा? √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। मतलब आपका भ्रम टूट गया, जिस तरीके से आपके पड़ोसी वाले अंकल का भ्रम टूट गया था जब आपके मार्क्स अच्छे आए थे। आ रही बात समझ में ना? तो ये आपका इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। समझ में आया बच्चे? ठीक है, आप कमेंट करके बता दो हाँ सर मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, आ रही बात समझ में?
चलो सर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आप इसी तरीके से कर लोगे, √3 का भी कर लोगे, √3 का हम आपके ऊपर छोड़ दें, कर लोगे। बस आप √3 में ये ध्यान रखना कि जहां पर आप ये p बराबर 2 के मान रहे थे ना, p बराबर जहां पर आप 2 के मान रहे थे, तो √3 में आप p बराबर 3 के मान लोगे। क्लियर है? p बराबर क्या मान लोगे? 3 के मान लोगे। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। ओके सर, तो इसे मिटाते हैं और आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कि हाँ सर ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, कुछ बातें छूट गई हैं, है ना। लेकिन जो प्रूविंग का जो तरीका होगा बच्चे वो यही होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके बच्चे देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। जिन बच्चों को लगता है कि अगर वो कर लेंगे तो आप यहीं पर बैठ करके करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है ना। वीडियो को स्टॉप करके आप ट्राई करो, ये आपको करना है। चलो देखो आपने ट्राई कर लिया, अब देखो मैच करो जल्दी जल्दी। आपने क्या सर दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं, सेम वही काम हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? माना। देखो एक और ये हफ्ते को ये हमारा एक प्रैक्टिस है ना, इससे आपको एक प्रैक्टिस बनेगा। अब आपने समझ लिया है कि हमें ये कैसे अप्लाई करना है, आपको सारी बातें, आप पड़ोसी वाले अंकल की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि हमें उनकी बातों को कैसे झूठ कराना है ना। तो उन्हीं के लिए हम ये सारा का सारा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक बार और आप देख लो, आपको बहुत अच्छे, ये कभी नहीं भूलोगे आप, एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तब √3 बराबर p/q। p/q मत लिखो। अब कभी कभी कोई बुक वाला जो है वो a/b ले लेता है, चलो हम यहाँ पे a/b लेकर के चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। p/q लो, a/b लो, कुछ भी लो ना, बस यहाँ पे ये बता दो कि जहां b 0 के बराबर नहीं होगा, b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और एक बात बताना नहीं भूलना है, और a तथा b हमारे क्या होंगे? सह गुणनखंड, जहां सह अभाज्य संख्याएं होंगी, संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का आप मतलब जानते हो कि जिसका जो सह गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ, यहाँ पे आप बता दो ब्रैकेट में कि जिसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो कितना होता है? केवल और केवल 1 होता है, ठीक है ना। ये आपने बता दिया। अच्छा सर, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना। भाई मेरे पास है √3 = a/b। हमें क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि हमें इस √3 को बदलना है 3 में, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बस आप ये समझते चलो, ठीक है ना, और लिखते भी चलना है। करने पर तो ये बन जाएगा 3 = a²/b²। बहुत बढ़िया, b को इधर भेज दो, b², तो ये कितना हो जाएगा? 3b² = a²। इधर आ गया ना, तो b² को आप यहीं छोड़ दो, कितना हो गया? a²/3, ठीक है ना। अब इसका मतलब आप बताओगे एग्जामिनर को, भाई जो भी आपका कॉपी चेक करेगा उसको आप बताओगे ना कि इसका क्या मतलब है, a²/3 का क्या मतलब है ना। तो आप क्या बताओगे कि चूंकि देखो इसका क्या मतलब है कि 3 जो है ना, चूंकि 3 जो है a² को विभाजित करता है, ये तो है इसका मतलब, करता है। अतः 3a को भी विभाजित करेगा। आ रही बात समझ में? 3 को a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और अगर a को अगर विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि अतः a का गुणनखंड आपको क्या मिला? a का गुणनखंड 3 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने a का गुणनखंड निकाल लिया तो मान लो, है ना, आपने a को निकाल लिया ना, आप जिसको निकालते हो उसी को मानोगे, याद रखना। आपने वहां पे p निकाला था ना स्टार्टिंग, पिछले वाले क्वेश्चन में याद करो, आपने p को निकाला था, तो माना a बराबर, देखो 3 क्या मान लें? m मान लें, चलो m मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, फ्री हो आप, फ्री, ये सब मत सोचना कि नहीं हम 3, बस इतना। तो a बराबर हमने मान लिया 3m, a बराबर हमने क्या मान लिया? 3m। तो हमें मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट मिला था, हम क्या करेंगे? इस a की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण 1 से दिख रहा है? ओके, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है? 3b² = a की वैल्यू कितनी रखनी है? 3m का स्क्वायर है ना भाई, तो अभी क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, तो 3b² = 3 3 का 9 और m², ये 3 से एक बार में कट गया, और ये 3 3 3 का 9, यानी कितना बच गया? b² = 3m² बच गया, है ना। तो अब आप क्या कर लो, आप यहाँ से m को ही छोड़ दो,
एम स्क्वायर को यहीं छोड़ दो और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे 3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चूंकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3 बी को भी विभाजित करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, बी जो है वो 3 को भी विभाजित करेगा। अब अगर ये 3 को विभाजित कर रहा है, ठीक है, अगर ये 3 को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अतः बी का एक गुणनखंड बी का एक गुणनखंड कितना होगा? बी का एक गुणनखंड 3 होगा। ठीक है, बी का एक गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा। और अगर बी का अगर एक देखो तो आपने कहा सर ए का भी एक गुणनखंड 3 था, है ना, ए का भी एक गुणनखंड 3 है और बी का भी एक गुणनखंड 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थात ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ, है ना, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन आपने क्या माना था सर? आपने तो माना था कि हमारी ये और भी सभाज्य संख्या है, मतलब जिसका केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, केवल एक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक और मिल गया। तो इसका क्या मतलब है? अतः क्या हो गया? हमारी कल्पना, है ना, मतलब क्या हो गया कि अतः हमारा यहाँ पे हमारा यही ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं ना कि अतः हमारा जो तथ्य था, है ना, क्या है वो त्रुटिपूर्ण हो गया। ठीक है, तथ्य ऐसे लिख लो, त्रुटिपूर्ण है और यह विरोधाभास प्रकट करता है ना, बस अपनी लैंग्वेज बनाओ, ठीक है ना, विरोधाभास प्रकट करता है। अतः अगर त्रुटिपूर्ण है तो हमारी जो कल्पना है वो क्या हो गई? गलत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः रूट जो 3 होगा एक अपरिमेय संख्या। आगे बात समझ में? तो बस ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसको लगाना, मतलब उसको बेसिकली हम किस तरीके से लगाते हैं ये सीखेंगे उसमें। ओके, चलो मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में।